सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर रमेश यादव और आप सभी का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि वो शख्सियत जो राजस्थान में ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने धूम मचा रखी है और वो वाली कल्चर को जिंदा रख रखा है, जहाँ आज हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। आज हम लोग जो है उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई ऐसी शख्सियत हो जो हमारी संस्कृति को बचा के रखी हुई है या यूँ कहे कि संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रही है, तो आज हमारे बीच ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजस्थानी कल्चर को हिंदुस्तान में पहुंचाया है, राजस्थानी कल्चर को बड़े लोगों तक लेके गए हैं। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच है श्री राम जी कुमावत साहब और साथ साथ में वंदना कुमावत जी। मैं चाहूँगा दर्शकों को का अभिनंदन करें श्री राम जी और वंदना जी। नमस्कार। नमस्कार जी। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आज पूछने वाले हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि बड़ी बात होती है कि आप एक छोटे से गांव से निकल के, एक छोटे से कस्बे से निकल के और इतना ऊंचाई तक गए हैं। तो निश्चित रूप से आप प्रेरणादायी है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि गांव में रहने के बाद में मैं क्या कर सकता हूं, या वो सोचते हैं कि और क्या क्या फील्ड हो सकते हैं। तो आप एक नया फील्ड भी कह सकते हैं, या यूँ कहे कि अपनी मातृभूमि की सेवा भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि मातृभूमि की संस्कृति को बचाए रखना, क्योंकि जब कोई भी देश गुलाम होता है तो सबसे बड़ा जो हमला होता है वो उसकी संस्कृति पे होता है। और हम लोगों ने भी गुलामी देखी है, बहुत गुलामी देखी है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उससे पहले मुगलों के गुलाम रहे हैं, उससे पहले और भी कई सारे बाहर से लोग आए हैं। और इतनी गुलामी के बाद भी हम लोगों ने संस्कृति को अपनाए रखा है। लेकिन हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी बनी है जहां हम लोग भूलते ही जा रहे हैं, और वहां आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयां दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पुण्य कार्य को चुना है। और साथ साथ ही मैं जानना चाहूँगा कई सारी बातें। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि परिवार में कौन कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, और पड़ोसियों को भी बात करें, जैसे आपके रिश्तेदारों की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, तो वहाँ पर क्या आपको लगता है, क्या वो आपको एनकरेज करते हैं घर वाले या पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, या आपको डिस्करेज करते हैं? सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा दर्शकों की ओर से। सबसे पहले आप सभी को राम राम, खम्मा गणी। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता, मेरे गुरु के चरणों में वंदन, और मेरे आदर्श, जैसे मैं हमें कह सकता हूँ, मेरे प्रेरणादायक नेशनल मोटिवेटर माननीय रमेश जी यादव सर, गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम। क्योंकि आशीर्वाद मुझे और मेरी बहन को यहाँ पे आने का अवसर मिला, हमारा विचार आपके सामने प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए सर आपका धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार में हम कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें से बड़े भाई है, छोटी बहन है बंधु, जिसे आप हमेशा मेरे साथ पाते हैं, मम्मी है, पापा है। हम सभी छोटे से परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं। पापा मजदूरी करते हैं, बड़े भैया भी मजदूरी करते हैं। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को पढ़ाने के लिए ही अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, और उनका सपना है कि हमें पढ़े लिखें और साथ में कुछ अलग कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि बड़े भाई है, परिवार वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनका एक ही सपना, हम पढ़ भी ले और साथ साथ में जिस पुनित कार्य को हमने चुना है उसमें भी हम सफल हो जाए। तो बहुत ही शुभकामनाएं आपको, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि आप इस लेवल पे आके इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ इसको मेंटेन किए हुए हैं। तो साथ साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी एजुकेशन की बात करें, क्योंकि एजुकेशन भी आप पढ़ रहे हैं। मुझे पता है, जब भी कई बार मैं फ़ोन करता हूँ तो कि सर मैं क्लास में हूँ, या अभी लाइब्रेरी में हूँ, या इसकी स्टडी कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मैं आपसे रुक के बात कर लेता हूँ। तो किसकी तैयारी आप इस समय कर रहे हैं श्री राम जी? और साथ साथ मैं वंदना बेटी से भी जानना चाहूँगा। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पढ़ाई में मेरी बीएड हो चुकी है। इसके साथ साथ मेरी मम्मी का सपना है कि मैं कोई राज्य कार्य में जाऊँ, उस क्षेत्र में जाके उनका नाम रोशन करूँ। मेरा और मेरी प्यारी बहन का सपना है कि हमें अपनी जो राजस्थानी कला संस्कृति है उसको बचाएं। साथ ही साथ हमारा सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके साथ हर खुशी के मौके पर, चाहे मौका वो कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, उसके साथ हम पेड़ लगाएं। पेड़ों को भी हम अपने जीवन का एक हिस्सा माने, जिसके साथ हमारी पर्यावरण को भी थोड़ा सा कि माहौल मिलेगा, हमें भी अच्छा माहौल मिलेगा। और इसके साथ ही मैं ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। बेटी वंदना, आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में? भी मेरा बीए फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है और एमए प्रीवियस चल रहा है।
बहुत ही एजुकेशन में भी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ साथ ही जो कला संस्कृति वाली है, मैं आपको बता दूं आप बहुत ही मशहूर राजस्थानी जो कल्चर उसके डांसर हैं। न केवल डांसर है बल्कि कोरियोग्राफर भी है। बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो रंगमंच के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर आप कोरियोग्राफी भी करते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चों को, गाँव के बच्चे जो बिल्कुल जानते नहीं है डांस के स्टेप्स, उनको ऐसे डांस स्टेप सिखा के ऐसे तैयार करते हैं कि कभी कभी तो एक आम आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या ये मेरा बच्चा है जो डांस कर रहा है सामने, या मेरे जो रिश्तेदार है या परिवार का बच्चा जो इतना गजब डांस कर रहा है। तो ऐसी आप जो है शख्सियत है जो न केवल स्टडी में अच्छा कर रहे हैं बल्कि साथ साथ ही आप ये वाला जो मैंने आपको बताया संस्कृति को बचाए रखना, साथ साथ ही बहुत अच्छा डांस भी करना। और आपको मैंने कुछ वीडियोज़ में भवानी जी जो राजस्थान के बहुत ही बड़े कलाकार है, बड़े मंजे हुए कलाकार है, सीनियर कलाकार है, पहले मुरारी लाल जी के साथ थे, अभी भी उनके कई सारे प्रोग्राम यूट्यूब पे बहुत धूम उन्होंने मचा रखी है। तो मुरारी लाल जी के बारे में आप क्या ख्याल रहा, कैसे उनसे मुलाकात हुई और वहाँ इतने बड़े कलाकार से आपका कैसे संपर्क हुआ और उनके प्रोग्राम में आपको कैसे ब्रेक मिला? श्री राम जी सर। जैसे आप और हम सभी जानते हैं कि मुरारी जी कॉकटेल जो हास्य कलाकार है, उनसे हमें एक संस्था में गए थे जहाँ पे हमें कोरियोग्राफर का मौका मिला। वहाँ पे उनका भी कार्यक्रम था लाइव में, तो वहाँ से उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। भवानी जी सर से कहाँ हुई? भवानी जी पारिक, उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल है दोनों भाई बहन का, श्री राम राजस्थानी डांस ग्रुप, उसमें हमें अपने ऐसे कार्यक्रम डालते हैं जिसमें आज हमें अपने परिवार के साथ बैठ कर देखें, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम आते हैं कि हमें उन्हें परिवार को छोड़ो हम अपने भाई के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते। तो ऐसे ही उनको अच्छा लगा हमारा कोई वीडियो, फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कोई कलाकार की ऐसे नहीं, मुझे अपना छोटा भाई मान के, वंदना को आज भी बहन मानते हैं, रक्षाबंधन पे याद करते हैं, छोटी बहन मान के उन्होंने सोचा कि भाई वो तो एक लड़के हैं, 0 लेवल से उठे हैं, तो उनको पता है कि किस हिसाब से वो संघर्ष किया। तो उनका मानना है कि अगर लड़कों को इतना संघर्ष करना पड़ता है तो फिर ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो इनको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। इसी को देखते हुए उन्होंने मोबाइल पे बात की, फिर एक बार घर आके मिले, फिर हम भी गए और वहाँ से उन्होंने कहा कि जब कभी भी इस क्षेत्र में आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा। और वो जब कभी भी एक्ट के क्षेत्र में या फिर कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो आज भी हमें याद करते हैं। इसके लिए मैं भी उनका आभारी रहूँगा जिसके लिए उनका हमें सहयोग मिलता है। ये भी बड़ी बात है कि इतने बड़े मंजे हुए कलाकार से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपना छोटे भाई बहन वो मानते हैं। और मैं चैनल के माध्यम से उन दोनों कलाकारों को यहाँ से वंदन करना चाहूँगा, मुरारी लाल जी पारिक साहब और भवानी जी पारिक, क्योंकि उन्होंने भी राजस्थानी संस्कृति को एक फिर से नई दिशा दी है। और आज पूरे हिंदुस्तान में उनका भी एक बड़ा रोल है कि राजस्थानी संस्कृति को लोग जानते हैं और इतने बड़े फॉलोवर्स उनके हैं, काफ़ी लाखों की मिलियंस की संख्या में उनके फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ से चैनल की ओर से वंदन उनको करना चाहूँगा। और साथ साथ ही मैं वंदना बेटी जानना चाहूँगा, बेटा आप एक बच्ची है और वर्तमान जो स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से आपको कहाँ कहाँ कभी कभी ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रही हूँ प्रोग्राम को लेके, या कहीं मुझे थोड़ा सा असुविधा हो रही है प्रोग्राम को लेके? कभी आपको ऐसा कोई क्षण आया हो जहाँ लगा हो कि काश मैं भी लड़का होती, श्री राम भाई की तरह होती, ऐसा कभी फील हुआ, या फिर गर्व होता है आपको अपने आप पर कि नहीं मैं बेटी हूँ और अच्छा कर रही हूँ? मुझे फैमिली की तरफ से तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे लड़का होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं लगा। लेकिन बाहर से मेरे को बिल्कुल लगा एक बार तो कि जब मैं किसी प्रोग्राम में होती हूँ, भाई के साथ होती हूँ, फिर भी मेरे को ऐसे बोलते हैं कि तू एक लड़की है, डांस शो कर रही है, तेरे को नहीं करना चाहिए, कल को तेरी शादी नहीं होगी, तेरे साथ कुछ गलत होगा तो क्या होगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को मेरे को बहुत जगह फेस करना पड़ा है। देखिए आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में बच्चियों को बड़ा एक मतलब पता नहीं कैसे हम किस दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ एक और हम चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, जहाँ एक और हम बच्चे और बच्ची को समानता की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आज भी कुछ क्षिप्त मानसिकता के लोग इस समाज में हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि भाई और बहन जब डांस कर रहे हैं तो उससे पवित्र तो मेरे हिसाब से कोई रिश्ता होता नहीं है। और जल्दी रक्षाबंधन भी है, मैं चाहूंगा आपको रक्षाबंधन की ऑलरेडी जो है ना पहले शुभकामनाएं आपको दे दूं। और संघर्ष तो देखिए जीवन में है, मैं मानता हूं बेटी वंदना, क्योंकि इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, फालतू की बातें भी करते हैं, लेकिन हमें अपना जो उद्देश्य है उससे मेरे हिसाब से भटकना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो चीज हमने पकड़ ली, एक बार जिस काम को पकड़ लिया उसको मेरे हिसाब से उसके पीक पे ले जाना चाहिए, यही शायद जिंदगी है। अब मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा किस किस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि काफी सारे राजस्थान में बहुत सारे कल्चर डांस होते हैं, डांस भी होते हैं, उसके अंदर जो है ना राजस्थानी
रंगमंच के कार्यक्रम जैसे नाट्य ये भी होते हैं, तो आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है, आप कौन सा करना पसंद करते हैं श्री राम जी सर? मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति है उससे बचाकर नई पहचान दिलाना चाहते हैं। जैसे एक समय आया था कि गुलाबो जिसे हर बच्चा जानता है, क्या उन्हीं के कंधों पे वजन है या उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचाए या इसको बचा के रखें? अगर उन्हीं के तो कब तक रखेंगे? तो हमने सोचा कि भाई किसी को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति का इतना बोलबाला हो गया कि अगर घर में छोटा सा कार्यक्रम होगा तो वो भी पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सबसे अलग किया जाए या कुछ अलग किया जाए। मैंने बंधु से मैं जो भी काम करता हूँ मेरे हिसाब से 90% काम मैं इसी से पूछ के इसी की सलाह से करता हूँ। अब कोई कहता है कि छोटी बहन है, मैं तो नहीं मानता छोटी बहन है। मम्मी बोलती है कि तीसरा भाई है, मैं मानता हूँ। मैं तो ये भी मानता हूँ कि मेरा गुरु है, क्योंकि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें कुछ कहाँ से रास्ता नहीं मिलता है, अगर हमें कोई रास्ता दिखाने वाला हो तो हमारे गुरु होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में या पिताजी के रूप में, बड़े भाई, छोटी बहन या अपने गुरु किसी के रूप में हो सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हम मिले और हम दोनों राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाकर उसे नई पहचान दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानी संस्कृति अपने आप में बहुत ही अद्भुत संस्कृति है। जो लोग इसको जानते हैं, जो लोग इसको समझते हैं, जिन्होंने इस संस्कृति को जिया है, वही जानते हैं कि किस लेवल की हमारी संस्कृति है और उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। आज हम वाकई आज प्रोग्राम चाहे शादी ब्याह का हो या और कल्चरल प्रोग्राम हो, आज हम पूरी तरह से लगभग वेस्टर्न पे आ चुके हैं, जबकि हमारा जो खुद का है, कभी अपन बैठ के आराम से कभी शांति से उस प्रोग्राम को देखे तो आपको लगेगा हमारी संस्कृति दुनिया की बेहतरीन संस्कृति है और यही आप इसको बचाने का, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये कौन सा आपका जो है ना साल था जीवन का, या कौन सा उस समय कितनी उम्र के थे जब आपने इस कार्यक्रम को सबसे पहली बार किया, और उस समय आपको कैसा लगा था? क्या उस समय उम्मीद थी कि आप इतनी ऊंचाई पे जाएंगे? मैं जानना चाहूंगा श्री राम जी से। जी सर, ये आपने बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न पूछा, क्योंकि हमारा संघर्ष शुरू से ही जारी है। क्योंकि मैं तो कभी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन कभी छोटी बहन है हिम्मत हारी जाती है या कहती है कि भैया किस दिन हम कामयाब होंगे, क्या ये कठिनाइयाँ हमारे हिस्से में है। तो मैं इसको एक ही बात कहता हूँ कि बंधु, हम चांदी की चम्मच से लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हमें चांदी की चम्मच बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम सामना करेंगे तो कारवा अपने आप ही बनता जाएगा। इसी के साथ हम दोनों, मेरे को तो मैं बताऊँ कि डांस के नाम से मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, लेकिन कहते हैं कि लोग है ना कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी का फ़ायदा मेरी बहन बंधु ने उठाया, क्योंकि हम दोनों खाना साथ खाते हैं। ये बोली कि भैया डांस करना है, मेरे से डांस नहीं होगा, लेकिन बोलती है कि नहीं खाना नहीं खाऊंगी। अब बोलो क्या, अब अगर मैं अकेला खाना खाता हूँ तो मेरे को मात्र आधे घंटे में वापस भूख लग जाती है। अगर इसके साथ खाना खाता हूँ तो मेरे को पूरा दिन निकल जाता है। अब 1-2 दिन निकले, फिर बोला वैसे राम करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब ये रूठती है तो ऐसे रूठती है कि फिर किसी से नहीं मनती है, मेरे को ही मनाना पड़ता है। फिर मैंने बोला भाई बंधु करूँगा, लेकिन एक शर्त है मेरी भी। बोले भैया आपके लिए कुछ भी शर्त बताओ कि मेरा गेटअप चेंज करो। तो शुरू में जब पहली बार किया था तब मेरी सब शायद 12th हो गई थी, उसमें शायद 2012-13 की बात है। मैंने किया तो वहाँ पे मैंने पूरा गेटअप चेंज कर दिया। मैंने किया तो फिर मेरे को है ना बधाइयाँ मिलने लगी। इसको बोला तेरा भाई था क्या, मेरे को पहचान में नहीं आया, अच्छा किया करना चाहिए। वहाँ से फिर थोड़ा से इंस्पायर हुए और थोड़े से पुनर्मिलन मिला, लेकिन राज के क्षेत्र नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि हम दोनों भाई बहन का सपना था कि हम केवल राज के क्षेत्र पे जाएंगे, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। फिर वहाँ से शुरुआत की और इस प्रकार धीरे धीरे एक एक पायदान चलते रहे। कक्षा 12 के बाद में आपने स्टार्ट किया और उसके बाद में इतनी बुलंदी आपने ले ली, और कई बार तो मैंने आपका सामने बैठ के डांस देखा है और मुझे लगता है जैसे कोई, मैं पता नहीं कोई फरिश्ते को देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी स्टेप्स और इतना जबरदस्त तरीके से आपका मंचन करना। और मुझे भी एक बार मौका मिला इनके साथ डांस करने का, मतलब एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ मुझे जबरदस्ती जो है ना किसी ने डांस के लिए भेज दिया और वहीं पे दोनों भाई बहन भी डांस कर रहे थे। तो वाकई वो आज भी मेरे जो स्टूडेंट्स है वो उस वीडियो को यूँ कहते हैं कि सर आपका सबसे परफेक्ट वीडियो है जिसमें आप इतना अच्छा डांस कर, मतलब मेरी भी प्रेरणा है दोनों डांस की बात। हालांकि मैं कोई डांसर नहीं हूँ, लेकिन वहां पता नहीं क्यों मुझे अपने आप ही इतना जुनून आ गया। मैं भी इनको मानता हूं कि आपकी वजह से मैं भी स्टेज पे आ गया और डांस करना, मतलब डांस किया, करना शुरू नहीं किया, मतलब डांस किया उस दिन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा सा मैं भी ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत बार आपको जो है ना कलेक्टर ने सम्मानित किया, हम काफी सारे आप यहाँ इमेजेस भी देख रहे हैं, कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया, और भी जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक लेवल पे भी है, जो सोशली भी वर्क कर रही है। इसके अलावा मंत्री जी भी, अभी मैं इनमें छायाचित्र में देख रहा था, मंत्री जी भी आपको सम्मानित कर रहे हैं।
हैं। तो कैसा लगता है जब आप प्रोग्राम के बाद में आपको जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है वो थैंक्स बोलते हैं और साथ साथ ही आपको सम्मानित करते हैं या कोई बड़ा सम्मान मिलता है, तो उसके बाद की आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? मैं बेटी वंदना से जानना चाहूंगा। उस समय बहुत ही अच्छा लगता है। वो इसलिए लगता है, जो सारी प्रॉब्लम्स आती है उस प्रोग्राम से पहले, जो सारी प्रॉब्लम्स आती है, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि बाद में बधाइयाँ मिलने लग जाती है तो प्रॉब्लम सारी अपने आप सॉल्व हो जाती है। बहुत ही बड़ी बात है। इनका कहने का मतलब है जब हम लोग सारी जो थकान है, हमारी जो सारी परेशानियां उस समय मिट जाती है जब हम हमारे काम को किसी के द्वारा सराहा जाता है, और वो भी कोई बहुत ही हायर लेवल पे कलेक्टर साहब है या कोई मिनिस्टर साहब है वहाँ से, या कोई सोशली जो इंस्टीट्यूट्स है जो समाज सेवा में लगी हुई वहाँ से कोई हमें सम्मान मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और साथ साथ ही मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा, क्या कोई राजकीय सहायता भी कभी आपको मिली है? मतलब सरकार की तरफ से भी कभी कोई हेल्प मिला है, या कभी इस तरह की कोई योजना के बारे में आपको पता लगा है जहाँ से ऐसी मदद मिल सकती है? क्योंकि जहाँ भी कोई अच्छा करता है संस्कृति के लिए या समाज के लिए या देश के लिए, वहाँ पर सरकार आगे आती है मदद करने के लिए। कभी आपको ऐसा हुआ है कि कहीं से कोई इस तरह की मदद मिली हो? सर, आज के क्षेत्र की बात यह है कि आजकल जो पॉलिटिक्स है ना वो स्वच्छ नहीं रही। एक तो ये होता है कि जब हम पहली बार राज्य के क्षेत्र में गए थे तो हमारे साथ वहाँ भी हम कह सकते हैं कि धोखा हुआ है, और जहाँ पे जैसे कहते हैं ना जेक और चेक होता है वहीं पे आजकल बढ़ रहे हैं लोग। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें आज तक ना तो कोई राज्य की सहायता मिली ना ही कुछ, और जबकि योजनाएं बहुत आती है लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। ये कह रहे हैं कि काफ़ी एक इम्बेलेंस है हमारी समाज में या संस्कृति में या हमारी गवर्नमेंट में। वहाँ पर थोड़ा सा जिनका थोड़ी जान पहचान होती है वो लोग ज़्यादा अच्छा आगे निकल जाते हैं, और जहाँ पे नहीं हो पाती है वहाँ पर तो मैं थोड़ा सा, अगर कभी ये इंटरव्यू किसी गवर्नमेंट बॉडी को देखना पड़े तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह की जो बातें हैं उनको पॉजिटिव लेके और उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करें जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं और जो योग्य है, वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं योग्य हैं, और वो भी संस्कृति को आगे ले जाने में। तो वहाँ तो मेरे हिसाब से आपको आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ कि इतने जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं प्रोग्राम को लेके, आप कहीं जा भी रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं, बहुत बार तो हो सकता है, कई बार तो किसी के द्वारा जो है ना आपको फाइनेंशियली कई बार अरेंज करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता होगा जहाँ सोशल वर्क होता है, सामाजिक काम होता है, वहाँ पर कई बार भाई आप तो ऐसे जो है थोड़ा बच्चों को ट्रेन कर दीजिए कोरियोग्राफी, तो वहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं ऐसे स्थितियों में? जी, जैसे आमदनी के लिए कुछ क्षेत्र में तो हमें, जैसे कुछ संस्था होती है निजी संस्था, तो वहाँ पे कोरियोग्राफी करके कुछ पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ पढ़ाई पे खर्च करते हैं और कुछ बचा के रखते हैं, क्योंकि आपको पता है राज्य की सहायता मिलती नहीं है और केवल राज्य के क्षेत्र से इन्विटेशन आ सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपके कला का प्रदर्शन करना है, वहाँ पे सम्मानित होते हैं, तो वो मोमेंट तो मिलते हैं। तो उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी खुशी का जो बेहतरीन पल होता है, क्योंकि हम पीछे संघर्ष करते हैं, वो मिलते हैं हमें, तो फिर हमें उसे पाकर के अपने संघर्ष को भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कुछ क्षेत्र में जैसे हमें नहीं मिल पाता है, जैसे कोरियोग्राफर के लिए, क्योंकि साथ में शिक्षा भी तो हमारे से जुड़ी हुई है, घर वालों के सपने भी हमें पूरे करने होते हैं। तो फिर इस क्षेत्र में या तो मैं अपने दोस्तों से उधार लेता हूँ कि समय आने पर आपको वापस दूंगा, या फिर बड़े भैया पापा जो पढ़ाई के लिए देते हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा बचा के पहले थोड़ा इकट्ठा करके रखता हूँ कि क्या पता किस समय हमें आ जाए, क्योंकि मैं राज्य के क्षेत्र को कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे उसके लिए मेरे को कितना भी तन मन और धन लगाना पड़े, क्योंकि वहाँ जाके मुझे अपने विचार प्रकट करने होते हैं, अपनी कला और संस्कृति को दिखाना होता है, जिसे प्रकट करने के बाद मुझे बेइंतहा खुशी मिलती है। मतलब संघर्ष आपका जारी है, कई बार तो आपको कर्जा लेना पड़ता है दोस्तों से, लेकिन फिर भी आप, चूंकि आप जुनूनी हैं और आदमी जुनून के लिए कुछ भी कर जाता है और उसी को आप कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको अगर ये कहा जाए कि दोनों भाई बहनों को कहीं से कोई प्रेरणा देने वाले हैं, मतलब किसी प्रोग्राम को देख के या किसी इंसान को देख के या कहीं से कोई कैसे, मतलब किसी को, या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं जैसे आप कह रहे थे कि वंदना ही मेरी प्रेरणा है, या ये वंदना दीदी कह रही है कि नहीं भैया मेरी प्रेरणा है, तो आपको लगता है कि आप दोनों के अलावा भी किसी ने आपको प्रभावित किया है या कहीं से आपको मिला हो कि उनको देख के लगा कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए? देखिए, प्रेरणा तो मेरी है ना केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में थी, लेकिन किसी से मिली नहीं। जैसे अभी बता रही थी वंदना की है ना, ये बोलते हैं समाज वाले कि इसकी शादी नहीं होगी, वो नहीं होगी, लेकिन एक दिन की बात है, मुझे आज वो दिन याद है कि वंदू ने मुझे कहा था कि भैया काश में लड़का होता। मैंने पूछा भाई बोल, तेरे 2 भाई है, मम्मी है पापा है, मम्मी पापा तेरे को बेटे के जैसे रखते हैं, मैं तेरे को हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। फिर ऐसे क्या बात हुई कि है ना तू आज ये बात बोल रही है कि भैया मैं भी कोई लड़का होता या बेटा होता। तो बोले भैया आप जाते हो, आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आपको हर प्रकार से कार्य करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने बोला भाई आज तेरा भाई तेरे साथ है तो कुछ भी कर, समाज वाले कहेंगे, क्योंकि उनका काम कहना है। अगर ये बात हम सोचने लगे कि वो क्या कहेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, इस बात को छोड़ दो। फिर
वहीं से हम दोनों ने वहाँ से फिर मैंने सोच लिया कि नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा। मैं हर काम में आज तक मैं साथ लेके चलता हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे के प्रेरणा बने हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपनी बहन से कहा कि कभी भी दिल छोटा नहीं करना है। बहुत बार होता है, ऐसी स्थितियां बन जाती है, कई बार लगता भी है कि मुझे जो है ना काश मैं होता तो मुझे भी सारी छूट मिल जाती, मुझे भी कोई बंदी से नहीं होती। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग के रूप में अपनी बहन के लिए बोला नहीं दीदी आपको दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूँ आराम से आपको कम। और यही होना चाहिए। देखिए ये कितनी गंदी बातें इस तरह से लोग करते हैं, शादी नहीं होगी। भाई आप संस्कृति के लिए, कला संस्कृति के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ शादी होना नहीं होना, इस तरह की बातें मेरे हिसाब से बहुत ही एक दकियानूसी। और आज भी हम कुछ किस युग में जी रहे हैं जहाँ मतलब इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है। आज हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर बेटी और बेटा वास्तव में कोई फर्क नहीं होता है, मतलब कहीं फर्क नहीं है। जहाँ बच्चा जा सकता है वहाँ बच्ची जा सकती है, जहाँ मतलब जो काम बच्चे करते हैं वो सारी बच्चियाँ करती है। तो वहाँ उस दकियानूसी उस इतने बड़ी जो आज वर्ल्ड जो है जहाँ जा रहा है, वहाँ पर हम आज भी संकीर्ण मानसिकताओं के साथ जी रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा वंदना बेटी से जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा भी होता है कि दोनों बहन भाई लड़ लेते हो, मतलब ऐसे घूसे उसे मार लेते हो एक दूसरे को, ऐसा कभी होता है क्या बेटा? घूसे उसे मारने वाला तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा ऐसे मैं नाराज जरूर हो जाती हूँ जब भैया को बोलती हूँ कि मेरा ये काम है, या फिर कोई मैं किसी काम के लिए जिद कर लेती हूँ तो बोलते थोड़ी देर बाद, या फिर मैं नहीं बोलती हूँ अभी, या फिर मैं कभी कभी इनको ऐसे बोलती हूँ मैं आपसे छोटी हूँ, बड़ी होती तो आपके चांटे मारती फिर चांटे मार के आपको मना लेती। तो वो बोले तू बड़ी है, चल ठीक है तू बड़ी है। मैंने कहा फिर दीदी बोलो आज से। ऐसा जरूर हुआ है। नहीं, हमेशा मनाना तो श्री राम जी को पड़ता है कि कभी आप भी ये भी कभी नाराज होते हैं, भैया भी नाराज होते हैं, कभी आप मनाते हो? नहीं मैं नहीं मनाती, यही मनाते हैं हमेशा मेरे को आना पड़ता है हमेशा। चलो, बड़े होने का नुकसान और छोटी होने का फायदा, बहन रहेगी फिर छोटी और रहेगी, तो इसका भरपूर फायदा उठाती है वंदना। और जब मतलब लड़ाई भी करनी है, नाराज भी होना है, और भैया हमेशा मनाते ही रहेंगे। और बहुत ही भाई इमोशनल वाला सीन हो गया ना, भाई बहन वाला बड़ा। एक अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था जहाँ मतलब दो भाई बहन बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद में वो एक दूसरे के मतलब ज़मीन को लेके कुछ इस तरह का विवाद हो गया, तो वो आ जा नहीं रहे। फिर उसके अंदर ही वो इधर से भी बच्चा जो है ना अपने मम्मी को कह रहा है कि देखो आपके भैया जो है ना आज राखी का दिन है, आप जा नहीं रही। बोला वो तो बहुत ही लालची है, वो मुझे वहाँ नहीं जाना। उधर से उनकी भी बात चल रही है, उनका जो बच्चा अपने पापा से कह रहा है, बोला दीदी के पास नहीं जाओगे क्या? फिर उन्होंने पुराने दिनों की याद उनको दिलाई कि मम्मी आप भूल गए शायद कि आप जब छोटे थे ना तो आपके लिए भैया जो है ना किसी से भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे। आप शायद आप बड़े हो गए, तो जैसे जैसे बड़े हो गए वहाँ रिश्ते थोड़े से आपको लग रहा है कम हो गए। उधर वो भी अपने पापा समझा रहा है, बोला आपको याद नहीं है शायद दीदी हमेशा कोई आता था तो आपके सामने आके खड़े हुए हाथ तो लगा के दिखाओ मेरे भाई को। मैं बड़ा इमोशनल हो गया। तो यही सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। दुनिया में काफ़ी सारे रिश्ते हैं, लेकिन जो भाई बहन वाला रिश्ता है वो अपने आप में बहुत ही ग्रेट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और चूंकि जल्दी ही रक्षाबंधन है, और मेरे तो रियली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ भाई बहन वाले मामले में, क्योंकि मेरे तो बहन भी नहीं है। तो आप दोनों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये लड़ना झगड़ना, क्योंकि यही होता है, देखिए जब भाई बहन साथ होते तो लड़ते हैं। हो सकता है आप नहीं लड़ते होंगे, मैं तो अपने बच्चों के बारे में बता दूं, जब साथ होते तो लड़ते हैं। अब एक को उनमें से किसी को हॉस्टल में ले जाइए, 10 दिन बाद में वो फिर वो जो छोटी बहन होती है ना या भाई होता है, वो कहता है हम कभी नहीं लड़ेंगे। अब तो सारे खिलौने जो है ना अपने मैं दीदी को दे दूंगा, या दीदी कहती है भैया को दे दूंगा, और हम लोग अब साथ ही रहेंगे, कभी लड़ेंगे ही नहीं। ऐसा ही एक पवित्र रिश्ता भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है भाई बहन का रिश्ता। और इस भाई बहन के रिश्ते को भगवान जो है और ही ज़्यादा मजबूती देवे, अच्छा रखे, और आप दोनों तरक्की करते रहे। इसके बाद में थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूँ। अभी इस समय कोरोना महामारी चल रही है, बुरे हालात है, हर कोई जूझ रहा है। आज मेडिकल फील्ड देख लीजिए, पूरा प्रशासन देख लीजिए, सारे लोग। तो इस वर्तमान हालात में जहाँ कल्चरल कार्यक्रम भी नहीं हो रहे, कोई और भी इस समय नहीं है, तो आप लोग इस समय कैसे अपने टाइम को बिताते होंगे, कैसे अपने समय को जो है ना इसके लिए अभी इस समय क्या मतलब कर रहे हैं? जब लॉकडाउन लगा था उस समय मैं सीखर था। उस समय लॉकडाउन लगने के बाद मुझे घर आना पड़ा। घर आते ही मेरा हमेशा एक रहता है कि मैं जब भी विचार प्रकट करता हूँ ना, उस विचार को या उस सपने को साकार करने का काम मेरी बहन वंदू करती है। मैंने बोला कि वंदू क्या करें, हमें सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है, क्यों न हम मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे सहायता भी होगी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना वो भी बीमार नहीं होंगे। तो हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों मिलकर क्यों न पहले कपड़ा इकट्ठा करें, उसके बाद में मास्क बना के हम दोनों ने वितरित किया। आसपास की मास्क भी उन्हें वितरित किया। जैसे अभी चलता है कि जैसे राज के क्षेत्र में या कुछ राजनेता या कुछ भी मान सकते हैं अपन लोग होते हैं जिन्हें राजनीति में आना होता है, तो क्या करते हैं कि 5-10 लोगों को इकट्ठा करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर उसको न्यूज़ में डलवाते हैं। उसके बाद में वहाँ वही हो गया। मैंने बोला इसको वंदना को कि हमें ऐसा कार्य करना है, ज़रूरतमंद लोगों को मास्क देने हैं जिससे वो बीमारी से लड़ सकें।
वो भी थोड़ा जागरूक हो। फिर हम दोनों भाई बहन ने मिलकर कच्ची बस्तियों में जाकर ज़रूरतमंद लोगों को, असहाय लोगों को मास्क वितरित किया। इसके साथ ही मैंने एक प्लान भी बनाया था कि क्यों न मैं बाहर निकल कर कुछ बॉक्स बना के कुछ फंड इकट्ठा करूं और उससे फिर कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन फिर मैंने, जैसे दोनों भाई बहन के आदर्श है प्रधानाचार्य हैं श्रीमान केशव सिंह जी खिचड़ और एक आधे NGO हैं सिक्कर के, उनसे बात की कि क्या अभी हमारे देश को फंड की ज़रूरत है। उनसे अच्छी बातचीत करने के बाद में एक हकीकत सामने आई कि हम जिस गरीब लोगों की सहायता करते हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कोई शराब पीते हैं, आप उनको फंड देंगे या कुछ आर्थिक सहायता देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। क्यों ना फंड देने के लिए बड़ी बड़ी संस्था है वो दे रही है, प्रधानमंत्री कोष में जमा कर रही है, मुख्यमंत्री कोष में जमा कर रही है। इसके लिए तो सबसे अच्छा उपाय उन्होंने मास्क के लिए बताया कि ये सबसे बेस्ट है, या फिर हो सकता है खाद्य सामग्री। तो जब तक अभी भी हमारा मास्क वितरण कार्यक्रम चल रहा है, शायद अब 1-2 दिन में उसको विराम देने की सोच रहे हैं दोनों भाई बहन, क्योंकि अब केस भी कम हो रहे हैं और धीरे धीरे सभी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और इस तरह हम लोगों ने कोरोना में लॉकडाउन का थोड़ा सा सदुपयोग किया। मतलब इस बुरे हालात में भी आपने पॉजिटिविटी ढूंढी और काफ़ी सारे जो हो सकता था, मतलब मास्क बना के, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं फ़ोटो खिंचवा के उसके बाद बस हो गया उनका, लेकिन आपने फ़ोटो खिंचवाने की बजाय वास्तव में जो नीडी थे, जिनको ज़रूरत थी, जो मास्क खरीद नहीं सकते, जो बना नहीं सकते, उन लोगों की मास्क दे के उनको बांट के बहुत मदद की है। और साथ साथ ही फंडिंग वाला भी, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हम खुद इतना संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पर आपने भाई हमें फंडिंग भी करनी चाहिए, और उसके बाद आपने जब हकीकत पता किया तो आपको लगा कि नहीं, फंडिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये भावना मन में आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। आपने वाकई मास्क बांट के और इस तरह के दिमाग में बात ला के बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। और अब मैं थोड़ा सा और आगे जानना चाहूँगा कि आप मतलब कौन कौन से ऐसे नेता हैं, कौन कौन से ऐसे RS IAS या कलेक्टर्स हैं जहाँ से आपको सम्मान मिला है, कौन कौन संस्था है जिन्होंने आपको सम्मानित किया और जहाँ आपको लगा कि ये सही हुआ, अच्छा हुआ, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपको मान सम्मान मिला है? सबसे पहले हमने युवा प्रतिभा खोज महोत्सव जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसमें ब्लॉक स्तर पर इसमें यह होता है कि जो पहले स्थान पे आता है ना वही अगले पायदान पे जाने के लिए तैयार होता है। तो हमने दोनों भाई बहन ने वहाँ से शुरुआत की ब्लॉक स्तर से। वहाँ से जो हमारे ब्लॉक स्तर के प्रधानाचार्य महोदय केशव सिंह जी खिचड़े, उनके सानिध्य में उनसे सम्मानित हुए। फिर उनसे आगे तहसील स्तर पे, तहसील स्तर के बाद में जिला स्तर पे, जैसे जिला प्रमुख द्वारा, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उनका आशीर्वाद तो आज भी हमारे साथ है। अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया, अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्या पता हमें इतना संघर्ष करना नहीं पड़ता, या फिर हमें आज इंटरनेशनल लेवल पे, या मैं यूँ कहूँ कि कुछ एक पायदान ऊपर रहते। उसके बाद में हमने संभाग लेवल पे संभाग आयुक्त द्वारा, और वहाँ भी मतलब सरोज खान मुंबई के फिल्म इंडस्ट्रीज के हैं, और निखिल देव और अनमोल मलिक उनके द्वारा सम्मानित हुए हैं। वहाँ से फिर हमें राष्ट्रीय लेवल पर चयन हुआ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे पास साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमें आगे जाने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही हाल ही में मतलब पूरे राजस्थान से दोनों भाई बहन का चयन हुआ था राजस्थानी कला और संस्कृति का त्रिपुरा में प्रदर्शन करने के लिए, और साथ ही 3 सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे करके हमें 10 लोगों की टीम बनानी थी। तो हम दोनों ने भाई बहन ने सिक्कर से 4 बेटियों को लिया। हमने आसपास ही अपनी नज़र फैलाई कि क्या कोई और आगे जाने लायक है, या वो चाहते कि हमें भी मतलब बंदूक जैसे बनना है, कुछ अलग करना है। तो उनको कुछ प्रयास किए, उनको फिर साथ लेके त्रिपुरा में कला का प्रदर्शन किया। वहाँ पे प्रदर्शन करने के बाद त्रिपुरा के जो मंत्री हैं वहाँ से, और त्रिपुरा के जो जिला कलेक्टर हैं, वो आपको बताऊं कि वो हमारे राजस्थान के हैं, वो इतने खुश हुए। वो बोल रहे हैं कि बर्थडे दिनों के बाद राजस्थानी कला और संस्कृति देखने को मिली। तो उसी चीज़ से फिर हमें थोड़ी खुशी की अनुभूति हुई कि हाँ भाई, आज भी अपनी कला और संस्कृति की पहचान है, चाह है। वहाँ से हम सम्मानित हुए। राष्ट्रीय लेवल पे में सबसे खुशी की बात है कि बंधु ने ना स्वच्छ भारत अभियान में अपने राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान में प्राप्त किया, और राजस्थान टीम ने मतलब बेहतर प्रदर्शन किया। सामाजिक क्षेत्र में हो या कला संस्कृति क्षेत्र में हो, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पे सम्मानित हुए।
मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह पे आपको सम्मान मिला, त्रिपुरा के कलेक्टर साहब और भी कई जगह से बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य सरकार के प्रोग्राम में भी आपने, स्वच्छ भारत अभियान में भी आपने फर्स्ट पोजीशन वंदना ने प्राप्त की। और एक बार आपको बुरा भी लगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये हो सकता है कई बार हम किसी काम को करें और कुछ लोग रोकने की कोशिश करें, लेकिन जब आदमी के इरादे बुलंद होते हैं, जब आदमी सोच लेता है कि मुझे करना ही है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और एक दिन आप जरूर जहाँ के लिए सोच रखा है आपने, जहाँ जिस मुकाम के लिए, हालांकि आप भी आज भी मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से आप बहुत सफल है, लेकिन जहाँ जिस मुकाम के लिए, क्योंकि आदमी की सफलता कोई पैमाना नहीं होता है, उसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाते तो अगली स्टेप वो तैयार कर लेते कि मुझे वहाँ जाना है, फिर उसके बाद में वहाँ जाना है। और शायद मेरे हिसाब से ज़िंदगी भी यही है कि एक आदमी किसी भी जगह रुके नहीं, वो आगे बढ़ता ही रहे, ऊपर से ऊपर वाले स्टेप पर जाता रहे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहे, किसी भी तरह की जो स्थितियाँ बन रही है, क्योंकि कभी ना कभी तो रोकने वाले, हो सकता है एक बार रोक ले, 2 बार रोक ले, लेकिन लगातार जब प्रयास आदमी करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है, निश्चित रूप से वो आगे जाता है। और अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है आपकी, मतलब क्या करना चाहते हैं, कौन सा बड़ा इवेंट है या कौन सा जीवन के बारे में आप कोई फैसला ले रहे हैं, किस जो है ना फील्ड जो आपका है उसमें, या कोई और फील्ड आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब फ्यूचर को लेके क्या क्या प्लानिंग्स है आपकी? फ्यूचर में सबसे पहले तो आजकल मेरे सपने तो थोड़े फीके पड़ने लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने मेरे ऊपर से मम्मी पापा के सपने हैं, क्योंकि माँ बाप का सपना रहता है कि ना मेरा बेटा राजकीय क्षेत्र में जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमने अपने माता पिता के सपने को अगर छोड़ दिया तो हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है, चाहे हम किसी भी मुकाम पे हासिल कर लिया हो या हम किसी भी मुकाम पे आ गए हो। और सबसे पहले तो मैं ये सर आपका बड़ापन है कि आप कह रहे हो कि इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। मेरा तो मानना है कि कोई मुकाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हाँ भाई थोड़ा बहुत अपनी भावनाओं को व्यक्त करें हैं, कला संस्कृति के क्षेत्र से मान सकते हैं या आप सामाजिक क्षेत्र से मान सकते हैं। तो मेरा तो सपना वो ये कला संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं राजकीय क्षेत्र में जाके अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे जाके उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई हम आज भी किसी भी क्षेत्र में नहीं पीछे नहीं हटना है। क्योंकि मैं जब कभी भी निराश होता हूँ ना, तो शायद मैं कभी हमारे बड़े सर है उनसे प्रधान नहीं हूँ, लेकिन आज भी निराश होता हूँ तो जो इनके मोटिवेशन वीडियो है ना, मैं तो कहता हूँ कि आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि आपसे नई ऊर्जा का संचार होगा उसमें, जैसे मेरे में होता है। तो उससे मेरे को प्रेरणा मिलती है, पुनः बलन मिलता है। और कभी कभी बंधु को भी दिखाता हूँ, भाई देख पापा कहते हैं कि भाई चलती का नाम गाड़ी है, तो वो बातें मेरे को कभी कभी दिमाग में आ जाती है कि हाँ भाई गाड़ी को चलाना पड़ेगा, अगर गाड़ी रुक गई ना तो फिर ज़िंदगी भी रुक गई। और इसी के साथ हम दोनों भाई बहन, मैं तो ये चाहता हूँ कि बंधु को कहता हूँ कि कुछ भी हो, चाहे शादी हो तो हो, जब भी कोई बात हो मैं स्पष्ट कहता हूँ अगले वालों को, भाई ये इसके सपने, अगर तेरे में हिम्मत है सपने को साकार करने की, साकार तो यही करेगी, केवल आपको छूट देनी है, बिना फालतू कोई बंदिश नहीं रखनी है, अपनी आपके सोच को विस्तार करना है। और जब कभी मेरे को बंधु की ज़रूरत पड़ेगी तो है ना आपको भेजना पड़ेगा, और साथ ही हम दोनों यूं ही अपने सपने को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम कभी हार नहीं मानेंगे। आज तक भी नहीं मानी, अब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अब तो आपका साथ और सहयोग मिलने लग गया है, तो वैसे भी नहीं मानेंगे। बहुत ही बढ़िया बात है कि हम लोग तो आगे बढ़ते रहेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, किसी तरह से भी कहे। और वंदना के लिए भी कह रहे कि भाई जहाँ शादी करनी है वहाँ एक ही शर्त है कि आप लोग जो है ना इसके सपनों को परवान देने के लिए आप इसकी मदद करोगे, कभी भी बाधा नहीं बनोगे। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो भी इंसान धरती पे आया उसके सपने भी होते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी होते हैं, और वहाँ अगर घर वालों का सपोर्ट मिल जाए तो सपने पूरे भी होते हैं, क्योंकि आदमी हर वो चीज़ पाल लेता है जिसके बारे में बहुत गहराई से सोचता है। और अब मैं चाहूँगा आप लोगों को राजस्थान के यूँ कहे कि शेखावाटी के जीण और हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी जगह देखा भी है। तो ये उपाधि आपको कैसे मिली और कैसा महसूस करते हैं जब आपको जीण और हर्ष, मतलब एक भाई बहन की बड़ी मिसाल है, उसके नाम से आपको पुकारा जाता है या नाम से जाना जाता है? जी अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हम दोनों भाई बहन को ऐसी उपाधि मिल रही है, क्योंकि वो एक, मैं तो कहता हूँ कि हर्ष और जीण तो एक भगवान स्वरूप उनकी जोड़ी है, हम उनके मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन उनके प्रेम और उनके साथ और सहयोग, जैसे हमारे प्रेम और दोनों भाई बहन के साथ का तुलना करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। थोड़ा सा यूँ कहे कि थोड़ा सा गर्व फील होता है कि हाँ भाई हमें भी कुछ ऐसा कहते हैं।
बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो तो बड़ी मिसाल है, वाकई बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन आप भी बहुत ही बड़ी मिसाल है भाई बहन के प्रेम की, और हम चाहेंगे कि आप और भी ज़्यादा आपका जो प्रेम है, आपका जो स्नेह है, वो उसमें कमी नहीं आए, बहुत आगे आप जाए, बहुत अच्छा करते रहे। और मुझे लग रहा है शायद अब मुझे लास्ट में इनसे पूछ लेना चाहिए, दोनों भाई बहन से अलग अलग, कि ये क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो आज भग रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर, उन लोगों को जो पाश्चात्य संस्कृति को मतलब यूँ मानते कि इससे बड़ी संस्कृति नहीं है, तो उनके लिए क्या मैसेज है, मतलब क्या संदेश है युवाओं के लिए, यूथ के लिए? पहले श्री राम जी, उसके बाद वंदना बेटी। मेरे सभी भाई और बहनों से यही अनुरोध है कि पहले तो अपना कार्य ना, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप करिए। और एक किसी से बंदिश नहीं है कि भाई किसी का प्रेशर से आप कार्य करो, अपने सपने खुद बुनो, उनको साकार रूप दो। साथ ही साथ मैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा, अगर आप ज़िंदगी में हार गए हो तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा, जैसे मैं अपने हिम्मत को बढ़ाता हूँ वैसे आप भी बढ़ाइए। जैसे डॉक्टर साहब की आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि है ना आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर की शिक्षा ले, नहीं, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी है। तो मेरे में तो उस प्रकार की शक्ति का संचार होता है, उस प्रकार से ऊर्जा मिलती है। और यही कहूँगा कि है ना, अपने सपने खुद बुनो, किसी के प्रभाव में आकर नहीं और किसी के अभाव में आकर नहीं। बेटी, जैसे भैया ने बताया कि कोई कार्य या कोई मुकाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो अपने मुकाम को, मतलब अपने को कोई अगर पीछे से बोले कि तू ऐसे कर रही है, तू ऐसे कर रहा है, तो लड़के, पहली बात तो लड़के और लड़की में बिना सोचे, अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है तो उसे ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है या वो क्या बोल रही है। इन सब को पीछे छोड़ के और अपने केवल मुकाम को हासिल करने के लिए उसे उस पर फोकस करना चाहिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि हमें अपनी बेटियों को आना बेटों से कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए आज अभी बोर्ड का परिणाम आया है तो उसमें बेटियां ही आगे है। और सामाजिक क्षेत्र में देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिए, राज्य के क्षेत्र में देखिए, मेरा दावा है, मैं कह सकता हूँ कि बेटियां ना बेटों से बेहतर है। एक घर चलाती है वो भी बेटी है, और एक देश चलाती है वो भी बेटी है। एक अपने गाँव में भी देखना, कभी भी वहाँ पे भी हमें बेटियां ही आगे मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा कि ना, हमें बेटियों को बेटों से कम नहीं मानना है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि आज भी हम दक्यानुसी विचारधारा के बड़े ग्रसित है। हम लोगों को लगता है कि बेटी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती, बेटा अच्छा करता है, बेटी वंश नहीं चलाती है, बेटा वंश चलाता है। किस दुनिया में जी रहे हैं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, आप समझे, क्योंकि बेटियाँ वाकई, बेटियों से ही घर की रौनक है, बेटियाँ ही जन्नत है। और वर्तमान समय में तो जो सफलता के जो नया आयाम स्थापित करने वाले, उनमें बेटियों का बहुत बोलबाला है। वाकई चाहे राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट हो, चाहे यूपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे आरपीएससी का रिजल्ट हो, हमेशा बेटियों का दबदबा रहता है। और आज हम लोग अपनी विचारधारा को बदल भी रहे हैं। आज गाँव की बच्चियाँ भी आगे निकल रही है, गाँव की बच्ची आईएएस बन रही है, आरएएस बन रही है, या किसी भी फील्ड में, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स वाला फील्ड हो, चाहे और दूसरा स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, हर फील्ड में आगे बेटियाँ आ रही हैं। तो हम लोग अपनी दक्यानुसी विचारधारा को छोड़ के और बेटियों का सम्मान करना सीखे, बेटियों को आगे बढ़ाना सीखे, बेटियों को मोटिवेशन देवे, बेटियों को जितना हो सके उतना प्रेरित करे, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में बेटियों का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो हमें जो है ना, पुरुष प्रधान समाज नहीं रख के इसको एक समान इक्वलिटी वाला सोसाइटी जब बनाएंगे, तभी लगेगा कि मेरा भारत विकसित हो चुका है, मेरा हिंदुस्तान सही दिशा में जा रहा है, मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरा देश बदल रहा है। तो मैं फिर से आप लोगों को, पूरी राजधानी एजुकेशनल ग्रुप की टीम, यूट्यूब फैमिली और राजधानी एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने मुकाम में बहुत आगे जाए, जीवन में बहुत अच्छा करें। आदर्श बने उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जीवन में कुछ हो नहीं सकता। आदर्श बने उन लोगों के लिए जो किसी एक गांव के घर में जन्म लेते, या किसी जो है ना ऐसे दबे कुचले या आर्थिक जो रूप से पिछड़े जहां जन्म लेते, उनके लिए भी आप प्रेरणा बने। हर आदमी के लिए प्रेरणा बने, हर युवा के लिए प्रेरणा बने, हर बेटी के लिए आप प्रेरणा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय राजधानी।